हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो अपनी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट वीडियो अपन देख चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंदर परिचय। और अपन ने देख चुके थे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का अपन क्यों अध्ययन कर रहे हैं, और साथ में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की बात करी थी। आज अपन इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए और देखेंगे कि सांख्यिकी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, अर्थात सांख्यिकी क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सांख्यिकी अर्थात समंक अर्थात संख्यात्मक आंकड़े अर्थात डेटा अर्थात वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा कह लो या गणित की कह लो, क्योंकि विज्ञान किससे ज़्यादा अच्छा बेहतर है, गणित। तो सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, फिर उनका पहले एकत्रित कर लिया, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और फिर इसके किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। तो सांख्यिकी का मतलब होता है ये गणित की शाखा है, इसमें समंकों अर्थात आंकड़ों की विशेष महत्व होता है, आंकड़ों के द्वारा ही सारा कार्य किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति से आंकड़ों पर कार्य किया जाता है, इसलिए अपन सांख्यिकी को विज्ञान की शाखा भी कहते हैं और गणित की शाखा भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की समस्याओं का समाधान किया जाता है, यह बहुचरणीय प्रणाली है। इसको बहुचरणीय प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहला कार्य होता है आंकड़ों को एकत्रित करना। संख्यात्मक आंकड़ों को पहले एकत्रित करते हैं, फिर उनका वर्गीकरण करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, फिर उनको प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत सारणी के द्वारा, आयत चित्र के द्वारा, वृत्त चित्र, पाई चार्ट के द्वारा, आदि आदि तरीकों से इसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसको इवोल्यूशन किया जाता है, अर्थात इसके ऊपर विश्लेषण कार्य किया जाता है और लास्ट के अंदर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि यह बहुचरणीय प्रणाली है। इसमें ओनली संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, गुणात्मक आंकड़ों की बात नहीं की जाती है। ऐसे आंकड़े जिसका मेजरमेंट किया जाता है वही अपन सांख्यिकी के अंदर अध्ययन करते हैं। इसके 5 चरण की बात मैंने बार बार कर दी है: संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और मूल्यांकन। इसके बाद होता है इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता है। क्यों ऐसा कहते हैं कि सार्वभौमिक उपयोगिता है? क्योंकि इसका सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। और इसमें अपन बात कर चुके हैं कि ओनली संख्यात्मक आंकड़ों की बात होती है, गुणात्मक आंकड़ों की बात नहीं होती है। तो अपन अब तक समझ रहे हैं कि अपन सांख्यिकी क्या है। तो एक लाइन में कहो तो सांख्यिकी मतलब समंकों का अध्ययन, ऐसी विधि जिसमें समंकों को एकत्रित करके उनके ऊपर कार्य करके किसी समस्या का समाधान किया जाता है, कोई नियम बनाए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती है, उसे अपन कहते हैं सांख्यिकी विधि या सांख्यिकी। अब सांख्यिकी के अंदर अपन बार बार बात कर रहे हैं, हम संख्यात्मक तथ्यों की बात करेंगे। तो आखिर ये संख्यात्मक तथ्य क्या है? तो यदि अपन बात करें तो 2 तरह के आंकड़े या 2 तरह के तथ्य होते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक तत्व वे होते हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है, जिनका मेजरमेंट संभव है। जैसे किसी वस्तु या किसी की लंबाई, चौड़ाई, यदि भार की बात करो वजन, या फिर आय की बात करो तो कितनी आय है, खर्च की बात करो कितना खर्च है। तो ये जो तथ्य होते हैं उन्हें अपन संख्यात्मक तथ्य कहते हैं। क्योंकि उनका मेजरमेंट संभव है। और ये जो तथ्य हैं उन्हें अपन गणितीय आधार पर मापते हैं। आगे अपन बात करते हैं गुणात्मक आंकड़े। तो गुणात्मक आंकड़े जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, जैसे बुद्धि, सुंदरता, ईमानदारी, मित्रता, है ना, इनको ओनली क्रम दिया जा सकता है। कैसे? कि यह व्यक्ति उससे अधिक बुद्धिमान है, या यह उससे अधिक सुंदर है, या मेरी मित्रता उससे इतनी अधिक है और उससे कम है, यानी वो मेरा अच्छा मित्र है और वो मेरा कम अच्छा मित्र है, या वो अधिक सुंदर है। तो जिन आंकड़ों को का क्रम नहीं को ओनली क्रम दिया जा सकता है, माप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे बुद्धि, संतुष्टि, कितनी संतुष्टि हुई, कितनी बुद्धि है, नो मेजरमेंट, ओनली उसको अपन महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। इट मीन्स ऑर्डर, कि ये अधिक सुंदर है, ये कम, ये उससे कम, इसमें बुद्धि अधिक है, उसमें कम, उससे कम। तो ये कहलाते हैं गुणात्मक आंकड़े। और मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़े, संख्यात्मक जिसको संख्या में मापा जा सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 5, 10, 15, ये आंकड़े संख्यात्मक आंकड़े कहलाते हैं। तो यदि अपन बात सांख्यिकी विधि की कर रहे हैं, क्योंकि अपना चैप्टर ही क्या है,
अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि जिन आंकड़ों को मापा जा सकता है उन्हीं आंकड़ों को सांख्यिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे अपन सांख्यिकी के बारे में और बात करते हैं कि आज का युग सांख्यिकी का युग है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा कोई भी क्षेत्र सांख्यिकी से अछूता नहीं है। यदि अपन बात करते हैं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तो अभी मैं आपको बताऊंगी भी सही कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में सांख्यिकी का किस तरह से यूज़ है। इसलिए आज का युग सांख्यिकी का युग है। दैनिक जीवन के अंदर इसका व्यापक प्रयोग है। हमारे सभी तरह के क्रियाकलापों के अंदर अपन सांख्यिकी का यूज़ में लेते हैं। यह अंग्रेजी के स्टैटिक्स, इसको अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टैटिक्स। अलग अलग देशों में इसकी उत्पत्ति के लिए अलग अलग प्रमाण मिले। देखा जाए तो जर्मन के अंदर स्टैटिक्स इसका उत्पत्ति मानते हैं, तो लैटिन के अंदर स्टेटस से मानते हैं इसकी उत्पत्ति, तो इटालियन में स्टेटिस्टा से इसकी उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन यदि अपन सभी देशों की यदि कॉमन बात करें तो कॉमन बात यह है कि इसका राज्य की स्थिति बताना है। स्टैटिक्स, स्टेट से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और सांख्यिकी का मतलब है किसी राज्य की स्थिति का आकलन करना। राज्य की क्या स्थिति है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, यदि इसको जानना है तो हमें स्टैटिक्स को जानना होगा, स्टैटिक्स की मदद लेनी होगी। इसलिए इसका कॉमन अर्थ हो गया राज्य की स्थिति बताना। और यदि हम इसके फादर या जनक की बात करें तो गॉटफ्राइड आकेनवाल को ही सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो बहुचयनात्मक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन याद रखना हमें जरूरी है। अब बात करते हैं अपन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो सभी क्षेत्रों में स्टैटिक्स का यूज है। प्राचीन काल में इसे राजाओं के विज्ञान कहा जाता था। क्यों? क्योंकि राजा भी अपने देश के कल्याण के लिए, देश की स्थिति जानने के लिए, समय समय पे इस तरह का कैलकुलेशन करवाने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करते थे। तो प्राचीन काल में जो लोग राजा थे वो भी इसका यूज करते थे, इसलिए इसको राजाओं का विज्ञान कहते हैं। और राज्य की स्थिति और अवलोकन करने के लिए राजा सांख्यिकी का यूज करते थे। अब यदि अपन देखें कि और इसकी कहाँ भूमिका या इसके क्या कार्य है, तो इसका विशेष महत्व है। अपन देख ही चुके हैं, आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। कैसे? जैसे अपन को गरीबी का निर्धारण करना है या हमें देखना है कि हमारे एरिया के अंदर रहने वाले लोगों में क्या क्या सुविधाएं नहीं है, या बिजली की क्या स्थिति है, या प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर दिए, सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित करो, फिर आंकड़ों को वर्गीकृत कर दो, फिर उनका क्या करो? प्रस्तुतिकरण करो, फिर उनका विश्लेषण करके और लास्ट में अपन निष्कर्ष निकालते हैं और नए नए नियम, नीतियाँ और योजनाएं बनती हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं होती हैं उसके लिए क्या करती है सरकार? पहले सर्वे कार्य कराती है। और अभी अपन अगले चैप्टर के अंदर और भी इसको विस्तृत पढ़ेंगे किस प्रकार सर्वे कार्य कराया जाता है। तो पहले सर्वे किया जाता है, वहाँ से डेटा का कलेक्शन किया जाता है और इन डेटाओं के ऊपर फिर आगे कार्य करके नई नीतियाँ और नई योजनाएं बनती है। तो जो इसकी जो भूमिका है वो आर्थिक समस्याओं के समाधान में है। प्राचीन काल में इसका यूज़ बहुत कम था, लिमिटेड था, संकीर्ण यूज़ था। वर्तमान में डेटा होने पर तर्क किया जा सकता है। हम अपनी कोई बात रखते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये नियम ऐसा बनना चाहिए, ये योजनाएं लागू होनी चाहिए, तो उसके लिए बेस क्या है? बेस है वो डेटा। यदि आपके पास आंकड़े हैं उस समस्या से रिलेटेड, तो आप अपनी बात को अधिक जोर रख के बता सकते हो कि फला देश के अंदर या फला राज्य के अंदर इस इसके इतने इतने आंकड़े हैं, अर्थात इसकी आवश्यकता है। तो तर्क करने के लिए आंकड़ों की बहुत अधिक उपयोगिता है। और अगर जो अपन बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका सार्वभौमिक उपयोगिता है। सभी क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग होता है। प्रशासन, व्यवसाय, राजनीतिक, विज्ञान एवं अनुसंधान, शिक्षा, आर्थिक नियोजन और अर्थशास्त्र, सभी के अंदर इसका यूज है। प्रशासन में कैसे? तो सरकार किसी राज्य का, देश का, शहर का कल्याण और विकास करना चाहती है तो उसके लिए उसको आंकड़े चाहिए। वो सर्वे कार्य कराती है, आंकड़े एकत्रित होते हैं और उसके ऊपर सरकार का कल्याण और विकास की योजनाएं बनती हैं। व्यवसाय के अंदर आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस का पूरा ग्रुप है, तो यदि उसको अब अपने बिजनेस में क्या इनोवेशन करना है, क्या फैशन चल रहा है, किस तरह का खरीदारी हो रही है, दिन में कितनी खरीदारी होती है, मुझे लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, मुझे अपने बिजनेस में क्या चेंज लाना है, इन सब के लिए व्यापारियों को आंकड़ों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक
हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव के समय अपने जीत की जब स्ट्रेटेजी बनाती है, रणनीति बनाती है, तो उसमें उसको आंकड़ों की आवश्यकता होती है। पिछले साल क्या आंकड़े थे, अलग अलग सालों के आंकड़े देखते हैं तो, और वहाँ पर अपनी जातिगत यदि उसको समीकरण बनानी है या फिर सीटों का आवंटन करना है तो वहाँ पर सांख्यिकी का यूज़ होता है। आगे बात करते हैं विज्ञान और अनुसंधान। जितनी भी खोज होती है, जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल प्रयोग होते हैं, उन सब में आंकड़े तो होते ही हैं। बिना आंकड़ों के कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान करना संभव है ही नहीं, क्योंकि प्रेक्षण लिए जाते हैं, प्रेक्षणों को लिखा जाता है, तभी तो आगे प्रयोग होते हैं, तभी तो आगे खोजें होती है, तभी तो आगे अनुसंधान होता है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र और अनुसंधान के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे बात करते हैं शिक्षा। तो शिक्षा स्कूलों के अंदर सांख्यिकी का यूज़ है। रिजल्ट बनाना है, अटेंडेंस लेनी है, ST SC OBC यानी जातियों का शेड्यूल बनाना है, तो कास्ट वाइज शेड्यूल है, इन सब के अंदर सांख्यिकी का यूज़ होता है। आर्थिक नियोजन, जितने भी आर्थिक नियोजन है, जितने भी कल्याण के लिए, विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है, उसके अंदर सर्वे करके आंकड़े सबसे पहले एकत्रित किए जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे आर्थिक नियोजन की नीतियां बनती हैं। और अंत में मैंने लिया है अर्थशास्त्र। तो हमें अच्छे से पता है, क्योंकि लेसन का नाम ही क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो अर्थशास्त्र तो अपने आप में व्यापक है, अपने आप में सार्वभौमिक है, तो जो इतना अधिक व्यापक है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र अर्थशास्त्र से अछूता नहीं है। अर्थशास्त्र राजनीति भी है, अर्थशास्त्र इतिहास भी है, अर्थशास्त्र अकाउंटेंसी भी है, अर्थशास्त्र में सब कुछ है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो सांख्यिकी की आवश्यकता होगी और होगी ही सही। तो बच्चों, इस तरह से अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज अपना कंप्लीट होता है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बुक का फर्स्ट लेसन था परिचय, और परिचय के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का किस प्रकार उपयोग है, सांख्यिकी क्या है, आंकड़े का अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है, और अर्थशास्त्र में आंकड़ों के अध्ययन के बिना अपन अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और ये आंकड़ों का खेल है, जिसमें मुद्रा एक धुरी है जिसकी चारों तरफ सारी क्रियाएं चल रही है। तो हम सांख्यिकी के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक समस्याओं को समझ सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसके समाधान के लिए अपन आगे विधियाँ भी खोज सकते हैं, नीति बना सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। तो इस तरह अपना 1-2 लाइन के अंदर यह बात आ गई कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अति आवश्यक है। सांख्यिकी समंकों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों की जानकारी होती है, गुणात्मक या मात्रात्मकता की बात नहीं करते हैं। और यदि इसके लिए आप कई तरह के इसको और अधिक पढ़ना है तो आप किसी एक जगह जैसे बस स्टैंड पे खड़े हो जाइए और आप पहले देखिए कि कौन सी क्रियाएं आर्थिक है और कौन सी अनार्थिक है। तो या फिर आप अपने घर के अंदर सर्वे कर सकते हैं। आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों की रुचि देखिए, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, आपका कौन सा परफ्यूम पसंद है। तो इस तरह अपन आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। आप विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर ST SC OBC के आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं और उसके ऊपर सारणी बना करके आगे कार्य कर सकते हैं। तो सेकंड लेसन के अंदर अपन आंकड़ों का संग्रहण, वितरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन आदि के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी किस प्रकार हम आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।